विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का मैच नंबर 4 जो कि गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की दो विमेंस टीमों के बीच में खेला जाएगा डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई के उसी मैदान पर जहां पर इसके पहले ऑलरेडी 3 मुकाबले हो चुके हैं और ये चौथा मैच है, तो बैक टू बैक चौथा मुकाबला यहां पर खेला जाएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलने वाली है आज के इस मैच के पहले वो होगी वो इन्फॉर्मेशन जहां पर हमको पता चलेगा कि ये जो पिच आज के इस मैच में यूज होगी वो यूज्ड पिच है या कोई फ्रेश पिच होगी, जिसका अपडेट है ना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी पर काफी हद तक मैच हमारा काफी हद तक डिसाइड हो जाएगा। हालांकि इस मैच की टाइमिंग अगर आप देखें जो 11 जनवरी को शाम को 7:30 बजे की है, तो ये टाइमिंग भी काफी हद तक इस मैच को क्लियर कर सकती है कि आज के इस मैच में चूंकि रात वाला मैच है, सेकंड इनिंग के जाते जाते चूंकि सेकंड इनिंग में यहां पर ओस भी आती है, लाल मिट्टी की पिच होती है जहां पर शुरुआत में बाउंस अच्छा होता है, पेस अच्छा होता है, तो बल्ले पर गेंद अच्छे से आती जरूर है, लेकिन थोड़ी बहुत जो पेसर्स को हेल्प शुरुआत में मिलती है उसकी वजह से पहली इनिंग के बाद सेकंड इनिंग में बैटिंग करना और बेहतर और आसान होता चला जाता है सेकंड इनिंग में ओस आने की वजह से। तो टीमें जनरली यहां पर जो टॉस जीती है वो पहले फील्डिंग करने जाती है, और इसी में अगर आप जाकर के रिजल्ट्स देखें जो WPL के टोटल यहां पर 14 मुकाबले हो चुके हैं, तो उसमें से 9 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, लेकिन 5 बार बैटिंग पहले करने वाली टीमें भी यहां पर मैचेस जीती हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आगे बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। और फिलहाल अगर हम बात करें यहां पर स्कोरिंग पैटर्न्स की जो इन 14 मैचेस में इस मैदान पर बने हैं WPL के अंदर, तो उसमें 150 के नीचे का अगर हम बात करें तो 6 बार स्कोर बना है, 150 से 169 के बीच में 3 बार का स्कोर बना है, जबकि 170 से लेकर के 189 के बीच में केवल 1 बार बना है स्कोर, जबकि 190 के ऊपर 4 बार यहां पर स्कोरिंग हुई है। और ये जो 4 बार स्कोरिंग यहां पर 190 के ऊपर हुई है, इसमें भी एक बड़ा फैक्ट इन्वॉल्व है जिसको हम ध्यान से देखेंगे। फिलहाल तो एवरेज स्कोर यहां पर 148 का होता है दोनों इनिंग्स का मिलाकर के, हाईएस्ट यहां पर 211 भी बन चुका है, लोएस्ट यहां पर 64 भी बन चुका है। लेकिन इस सीजन में जैसा मैंने आपको बताया 3 मैचेस यहां पर ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। एक ये वाला मैच तो 24 मार्च 2023 का है, इसको तो आप छोड़ दीजिए, इसको स्कोर कार्ड अगर आप चाहें तो जरूर देखिए, लेकिन फिर भी उसको उतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 3 मुकाबले हो चुके हैं और एक ऐसे ग्राउंड पर जहां पर जनरली टीमें बैटिंग सेकंड करना प्रेफर करती हैं, चूंकि निश्चित तौर पर मैच आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करना यहां पर आसान हो जाता है। लेकिन इस सीजन में हमने क्या देखा है कि अभी तक के जो 3 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं उसमें से जो पहला मैच हुआ था ना MI और RCB का, वहां पर भी सेकंड इनिंग में RCB की टीम को सेकंड इनिंग में ओस गिर रही थी, उसके बावजूद बैटिंग करना मुश्किल था, और 154 के स्कोर को चेज करते हुए जो मुंबई इंडियंस ने बनाए थे, RCB की टीम काफी संघर्ष कर रही थी, वो तो नडाइन डी क्लर्क ने कमाल की चमत्कारिक पारी खेली और टीम को जिता दिया 3 विकेट से, वरना RCB भी वो मैच हार जाती और 3 विकेट से जीता, तो चेस करते उस मुकाबले को जीता है, जहां पर टोटल दोनों इनिंग्स में मिलाकर के जो 13 विकेटें गिरी, 5 विकेटें पेस और 1 विकेट स्पिन को पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में भी 5 विकेटें पेस को 2 विकेटें स्पिन को मिली, यानी कि ज्यादातर रोल वहां पर पेसर्स का ही था। लेकिन जो सेकंड मैच यहां पर खेला गया अगर आप इसको देखें 10 जनवरी को, और 10 जनवरी को तीसरा मैच भी यहां पर खेला गया, यहां पर गुजरात ने यूपी को हरा दिया 10 रन से 207 का स्कोर खड़ा करने के बाद। और अभी आपको मैंने पीछे बताया ना कि 14 में से 4 बार ऐसा हुआ है कि 190 के ऊपर का स्कोर बना है, जिसमें से 2 बार तो यहीं पर हो गया, यानी कि बैटिंग करने के लिए कंडीशंस काफी बेहतर दिखाई पड़ी। और इवन एक बार इस मैच में भी हुआ जहां पर मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए इनकी जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर और साथ ही साथ नेटली सिल्वरबंट की हाफ सेंचुरी की मदद से 155 रन बना दिया, जिसको चेज करते हुए दिल्ली की टीम को बहुत दिक्कतें आई और केवल 145 रन ये टीम बना पाई और ऑल आउट हो गई। यानी कि इस सीजन के 3 में से 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये जो फैक्ट है कि निश्चित तौर पर चेज करना यहां पर आसान होता है, सेकंड इनिंग में ओस आती है, लेकिन 3 मैचेस यहां पर चूंकि हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये देखना जरूरी होगा कि कोई फ्रेश पिच मिलेगी या यूज्ड पिच मिलेगी। और अगर यूज्ड पिच मिली तो ओस आने के बावजूद यहां पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करना उतना आसान होगा नहीं। तो जो भी पिच को लेकर अपडेट्स होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपने बताऊंगा, वेदर के बारे में अपडेट करूंगा, ओस आएगी या नहीं आएगी वो भी बता दूंगा, और साथ ही साथ अपनी मेरी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको मेरे फैंटेसी सिलेक्टर नाम का टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल पर भी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो टॉप पर पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर भी मिल जाएगा, तो लिंक्स को क्लिक करके ज्वाइन करिए। फिलहाल देखिए ये प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर जो उतरी थी पहले वाले मैच में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, जहां पर सफाली और लिजल ली ने ओपन किया था, उसके बाद लॉरा वुल्फार्ड थी, जेमाइमा रोड्रिग्स थी कप्तान के तौर पर, मारियान काफ है, निकी प्रसाद है, और बाकी ये 4-5 और बॉलर, जिसमें से किसने कितने बॉलिंग की उसको तो हम आगे जरूर देखेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर चिनेल हेनरी भी खेली थी पहले वाले मैच में बेंच पर, बाकी ये जो 4 ऑप्शन है उनके नाम आप देख सकते हो। और जो बॉलिंग हुई जो सबसे इंपॉर्टेंट है देखना, वो आप यहां पर देखेंगे कि जो ओवर्स किए गए दिल्ली के बॉलर्स के द्वारा, उसमें मारियान काफ तो निश्चित तौर पर 4 ओवर करेंगे, उसमें कोई डाउट है नहीं। पिछले मैच में भी 3 ओवर तो उन्होंने पावर प्ले में ही कर दिया, 1 ओवर डेथ में किया, पहला, तीसरा, 5वां और 17वां ओवर करने आई। बाकी चिनेल हेनरी ने दूसरा, चौथा और 13वां ओवर किया, और उसी में दूसरे ओवर में इनको विकेट भी मिल गया था पावर प्ले में। और चिनेल हेनरी ना शुरुआत में ही विकेट निकालने के लिए जानी भी जाती हैं। और उसके बाद आती है श्री चरनी, 6, 9, 15वां और 20वां ओवर किया, बढ़िया बॉलिंग करी, टोटल 4 ओवर की। बाकी नंदिनी शर्मा ने भी 3 ओवर के जो
डेब्यू करते दिखाई पड़ी। पिछले मैच में 2 विकेट लेकर के गई। स्नेह राणा ने भी 3 ओवर किए, 3 ओवर मिन्नू मनी ने भी किया, हालांकि इनकी बिटाई हो गई। तो इस तरह से जो बॉलिंग का रोल रहा दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स का, उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर करियर का डेटा, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या एक्सपीरियंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको कुछ देर पहले मैंने कहा ना कि WPL में तो नंदिनी शर्मा का डेब्यू था, जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए, लेकिन इसके पहले भी बाकी डोमेस्टिक T20 मुकाबले में 35 मैच में 27 विकेट ये ले चुके हैं। तो निश्चित तौर पर एक एक्सपीरियंस जो है उसको आप देख सकते हैं। बाकी श्री चरनी को भी 12 मैच में 19 विकेट मिल चुके हैं। तो उसी तरह से बाकी सभी प्लेयर्स का पूरा करियर डेटा और वो इनिंग के हिसाब से करियर कैसा चला है उसका डेटा आप देख सकते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म, जिसमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये टीम भी एक मैच खेल चुकी है और उस मैच को गंवा चुकी है 50 रन के बड़े अंतर से मुंबई जैसी टीम के खिलाफ स्कोर को चेज करते हुए। तो वहां पर जो परफॉर्मेंस इनकी आई, 50 रन से टीम हारी, तो निश्चित तौर पर इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब रही और बॉलिंग में भी काफी सारे रन इन लोगों ने, अगर आप देखें तो दिया सामने वाली टीम को 190 प्लस का स्कोर खड़ा कर दिया था मुंबई की टीम ने। तो दोनों ही डिपार्टमेंट इनका चला नहीं, जिसमें शेफाली वर्मा केवल 8 रन बना के आउट हो गए, 10 रन बना के आउट हो गए लिजल ली, लॉरा वुल्फार्ड भी केवल 9 रन बना के आउट हो गई। हालांकि ये तीनों टॉप ऑर्डर के इनके जो बैटर्स हैं ना, ऐसा नहीं था कि फॉर्म में नहीं थी, इसके पहले तीनों ही काफी बढ़िया परफॉर्मेंस अलग अलग तरीके से करते हुए आई हैं अलग अलग फॉर्मेट में। तो जबरदस्त फॉर्म में तो तीनों थी, लेकिन पहले मैच में फ्लॉप हो गई। इवन जेमी रोड्रिग्स के साथ भी वही हुआ। इसके बाद यहाँ पर मारियान कैप ना तो बल्ले से रन बने, ना तो बॉलिंग से विकेटें मिली। और इवन निकी प्रसाद तो काफी नीचे बैटिंग करने आती ही हैं, लेकिन असली काम किया चिनल हेनरी ने, जिन्होंने 56 रन की पारी भी खेली, 1 विकेट भी लिया, बहुत ही बढ़िया ओवरऑल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया। और इसके पहले भी काफी हद तक ऐसा ही काम करती रही हैं। बाकी मिन्नू मनी नहीं चली, स्नेह राणा की बॉलिंग नहीं चली, श्री चरनी ने भी 1 विकेट लिया। और एक चीज हमने देखा है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा हेल्प भी यहाँ पर स्पिनर्स को मिल नहीं रही। एक्चुअली लेग स्पिनर्स के अलावा किसी भी टाइप ऑफ बॉलिंग को यहाँ पर बहुत ज्यादा पिच से कुछ खास मदद मिल नहीं रही। वो तो फिर भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जैसे जैसे मैचेस बढ़ रहे हैं, पिच यूज हो रही है, तो निश्चित तौर पर उसका इफेक्ट तो आएगा। बाकी नंदिनी शर्मा ने बढ़िया बॉलिंग करते हुए 2 विकेट लिया। तो ये तो 3 टॉप परफॉर्मर्स पिछले मैच में अपनी इस टीम की तरफ से रही। तो इन तीनों को तो निश्चित तौर पर आप कंसीडर करेंगे ही टीम में ले जाने के लिए। बाकी इनकी टीम में मारियान काप ऐसी चौथी प्लेयर हैं जिनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। जो उनका रोल है 4 ओवर की बॉलिंग का और प्लस बैटिंग का, उस वजह से वो कप्तान है, उस कप्तान की भी काफी अच्छी चॉइस बन जाती है। बाकी के टॉप 4 में से किन बैटर्स को अपने आप टीम में लेकर जा सकते हैं, इसी को समझने के लिए आगे का डेटा हम देखेंगे और क्लियर करेंगे। तो हेड टू हेड की स्टैट्स अगर आप देखेंगे, दिल्ली की ये जो टीम है जब भी खेलते हैं गुजरात के खिलाफ, इनके प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, तो शेफाली वर्मा 6 मैच में 252 रन 50 के एवरेज है। लिजल ली और लॉरा वुल्फार्ड हेड टू हेड में खेली नहीं। इवन जिमाइमा के तो नंबर्स काफी खराब हैं। मारियान का आपके 5 मैच 52 रन 10 विकेट हैं, तो बल्ले से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग से काफी बढ़िया काम किया है। चिनल हेनरी की 1 मैच में 28 रन 1 विकेट है। स्नेह राणा कुछ खास नहीं कर पाई है। मिन्नू मनी की भी 4 मैच केवल 3 विकेट है। बाकी तीनों खिलाड़ी खेली नहीं है। बाकी जो 2 और खिलाड़ी खेली उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। तो जो हमको एक आंसर चाहिए था कि टॉप की 4 बैटर्स में से कौन बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, तो आंकड़े तो बताते हैं कि शेफाली वर्मा निश्चित तौर पर काफी बढ़िया काम कर सकती हैं या करती रही हैं। बाकी वेन्यू के भी आंकड़े को अगर आप देखने जाएं तो इसमें भी टॉप 4 के जो बैटर्स हैं उसमें से केवल एक तो कुछ हद तक जेमाइमा रोड्रिग्स ने ठीक ठाक काम किया है और शेफाली वर्मा ने ठीक ठाक काम किया है। तो निश्चित तौर पर जेमी रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा में से किसी एक को या दोनों को, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि जेमी को छोड़ करके शेफाली वर्मा, लिजल ली और लॉरा वुल्फार्ड में से कोई 2 ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी मारियान काप, चिनल हेनरी, श्री चरनी और नंदिनी शर्मा तो एक अच्छी ऑप्शन होंगी। हालांकि नंदिनी शर्मा के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है, तो किस इनिंग की बॉलिंग होगी उस पर भी डिपेंड करेगा। इनको मैं लूंगा भी तो केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में, वरना इनको मैं स्किप करूंगा। तो ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दी। बाकी प्लेयर बैटल देख लीजिए कि शेफाली वर्मा जो सामने की टीम की बॉलिंग है उसमें एस्ले गार्डनर के खिलाफ 21 गेंद पर 63 रन बनाकर के एक बार, रेणुका सिंह को भी 39 गेंद पर 72 रन बनाए एक बार आउट हुई हैं। यानी कि यहाँ ना सिर्फ हेड टू हेड के आंकड़े कमाल के हैं, उन दोनों बॉलर्स को, इवन सभी बॉलर्स को जम के इन्होंने रन भी बनाए हैं। बाकी लिजल ली, किम गार्ड्स को अच्छा खासा खेली है, इसलिए गार्डनर पर थोड़े से आंकड़े खराब तो नहीं कहेंगे, एबव एवरेज ही कहेंगे। तो ये भी काफी अच्छी ऑप्शन दिखाई पड़ रही है। बाकी जेमी रोड्रिग्स, एस्ले गार्डनर और सोफी डिवाइन पर ये काफी हद तक सस्ते में आउट होती रही हैं। और उसके बाद लॉरा वुल्फार्ड और मारियान काप है, जिसमें से मारियान को आपको बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। लॉरा वुल्फार्ड, किम गार्ड्स पर और रेणुका सिंह पर सस्ते में आउट होती रही हैं। तो ओवरऑल प्लेयर बैटल के डेटा को भी अगर आप इंक्लूड करें तो शेफाली वर्मा और लिजल ली 2 बड़ी अच्छी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उन दोनों के साथ आता है, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छी ऑप्शन दिखाई पड़ रही हैं आज के इस मैच में एज अ बैटिंग यूनिट अपनी टीम में ले जाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आए, अगर बात करें गुजरात जायंट्स की टीम की तरफ से, तो वहां से देखेंगे कि बेथ मुनी ने ओपन किया था सोफी डिवाइन के साथ पिछले मैच में। इसके बाद अनुष्का शर्मा, एस्ले गार्डनर, जॉर्ज वेयरहम, भारती फुलमली और बाकी ये इनकी बॉलर्स है। और उसमें से किसका क्या रोल रहा एज अ बॉलर, उसको आगे देखने से पहले आप बेंच की प्लेयर्स को तो देख ही लीजिए और रोल को देखिए। अगर आप बॉलर्स के, तो जो बॉलर्स हुई, रेणुका सिंह ने काफी बढ़िया बॉलिंग करी पिछले मैच में। पहला, तीसरा, 10वां, 14वां ओवर के टोटल 4 ओवर 2 विकेट भी लेकर के गई। उसी तरह से काशवी गौतम ने, सोफी डिवाइन ने भी 4-4 ओवर के, एस्ले गार्डनर 3 से 4 ओवर आपको करके देंगी ही, पिछले मैच भी 3 ओवर किया। जॉर्जिया वेयरहम
वेरहम पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़े और केवल 1 ओवर मिला राजस्वी गायकवाड़ को, यानी कि यही 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के अंदर होंगी, जिसमें से 3 तो ऑलराउंडर्स हैं, ये तीनों कप्तान है, उस कप्तान की भी काफी अच्छी चॉइस होंगी। इसके साथ साथ आप करियर के भी आंकड़े देखिए, जिसमें काशवी गौतम का आपने देखा ना कि 4 ओवर करते दिखाई पड़ी, और इसके अलावा आप इनका T20 करियर भी देख करके रखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इनके पास एक्सपीरियंस है और बढ़िया परफॉर्म करती रही हैं। इसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म देखें तो ये टीम तो अपना पहला मैच जीत करके आई है, तो निश्चित तौर पर आपको पीछे में बता भी चुका हूं, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक ठाक रही होगी, जिसमें कनिका आहूजा को ना तो बैटिंग बॉलिंग मिली, ना तो तनुजा कंवर को बैटिंग बॉलिंग मिली, लेकिन जो बॉलिंग मिली रेणुका सिंह ठाकुर ने उसमें 2 विकेटें ली। राजस्वी गायकवाड़ का आपने पीछे देखा केवल 1 ही ओवर मिला, उसमें भी ये 1 विकेट लेकर के गई। और उसके बाद बात करें तो काशवी गौतम को विकेट मिला नहीं, हालांकि उसके पहले बढ़िया फॉर्म में थे, और इनके साथ एक एडवांटेज है, ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं। उसके बाद कनिका आहूजा हैं तो एक अच्छी ऑलराउंडर, लेकिन बैटिंग बॉलिंग इनकी आई नहीं, जो कि आज भी हो सकता है कि ना आए। भारती फुलमले ने 14 नाम बाद की पारी खेली, बाकी जॉर्जिया वेरहम, एस्ले गार्डनर और सोफी डिवाइन तो 3 ऐसी नाम है ना कि इनकी परफॉर्मेंस ना भी आती पिछले मैच में, तो भी इन तीनों को आंख मूंद करके अपनी टीम में आपको रखना था, और यही 3 बेस्ट कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन भी इस टीम की तरफ से है। और बाकी आती है बेथ मुनी, जो रिसेंट टाइम में काफी इनकंसिस्टेंट रही है, हालांकि ठीक ठाक फॉर्म लगा हुआ था, पिछले मैच में नहीं चली। अनुष्का शर्मा ने अपने डेब्यू मैच में शानदार 44 रन की पारी खेली, तो अनुष्का शर्मा को एज ए ट्रम्प और बाकी सेफेस्ट ऑप्शन के तौर पर एक बेथ मुनी को तो आप ट्राई कर ही सकते हैं। और विकेट कीपिंग सेक्शन में लिजर ली और बेथ मुनी जैसी 2 ऑप्शन हैं, तो दोनों में से कोई एक या दोनों भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं सेफेस्ट और रिस्क ऑप्शन के तौर पर। बाकी हेड टू हेड में देखें तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर होगी ना कि बेथ मुनी दिल्ली के खिलाफ कभी बेहतर खेली नहीं है, 4 मैच में केवल 66 रन है। सोफी डिवाइन के नंबर फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन एबव एवरेज भी छोड़िए, एवरेज भी नहीं है, बिलो द एवरेज है। और बाकी अनुष्का शर्मा तो खेली नहीं, बाकी एस्ले गार्डनर और साथ ही साथ जॉर्जिया वेरहम के आंकड़े देखें तो वो भी काफी एबव एवरेज, बिलो एवरेज ही आप इसको कहेंगे। बाकी भारतीय फुलमली ठीक ठाक खेली हैं। कनिका आहूजा के 2 मैच में 2 रन है, कोई विकेट नहीं है। काशवी गौतम के 2 मैच में 2 विकेटें हैं। तनुजा कंवर के 6 मैच में 6 विकेटें हैं। राजस्वी गायकवाड़, रेणुका सिंह ठाकुर भी कुछ खास नहीं कर पाई हैं। किम गार्थ के 4 मैच में 4 विकेटें हैं। तो हेड टू हेड के आंकड़े देखने के बाद तो निश्चित तौर पर यह दिखाई पड़ता है कि ये जो टीम है इनके प्लेयर्स दिल्ली के खिलाफ कुछ खास कमाल कभी कर नहीं पाई। लेकिन उसी में वेन्यू के आंकड़े देखो तो यहां पर भी बेथ मुनी नहीं चली है 2 मैचेस में। इवन सोफी डिवाइन के आंकड़े भी कल के अच्छे खासे परफॉर्मेंस के बावजूद बहुत ज्यादा एवरेज ही रहेगा। अनुष्का शर्मा ने 44 रन पिछले ही मैच में बनाए। गार्डनर के 4 मैच में यहाँ पर 90 रन है और उसके बाद 6 विकेट हैं। ये 26 विकेट नहीं है एक्चुअली, ये 6 विकेट है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। तो इसके बाद जॉर्जिया वेरहम के 3 मैच में 3 विकेटें हैं। कनिका आहूजा के 2 मैच में 2 विकेट, जिसमें पिछले मैच तो मौका ही नहीं मिला। और बाकी राजस्वी गायकवाड़ हो गए, रेणुका सिंह के 3 मैच में 2 विकेट, जिसमें दोनों विकेट पिछले मैच में आई। ये परफॉर्मेंस रही है। किम गार्थ ने यहाँ पर 2 मैच में 5 विकेट ले रखा है, तो ये आंकड़ा आप जरूर चेक करके रखिएगा। बाकी प्लेयर बैटल में देखें तो बेथ मुनी मिन्नू बनी पर 6 गेंद पर 8 रन बना करके एक बार, और रिसेंट टाइम में ना ऑफ स्पिनर्स को काफी विकेटें देती रही हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। पिछले मैच भी ऑफ स्पिन पर ही आउट हुई थी। बाकी स्नेह राणा भी एक ऑफ स्पिनर, उन पर भी 20 गेंद पर 32 रन बना करके एक बार आउट हुई हैं, और 3 बार एलाना किंग ने इनको आउट किया। बाकी सोफी डिवाइन, चैनल हेनरी पर एक बार सस्ते में आउट हुई हैं। गार्डनर की बात करें तो मिन्नू मनी, स्नेह राणा और एलाना किंग पर आउट होती रही है सस्ते में। इसके बाद बात करें आगे की प्लेयर तो वो है जॉर्जिया वेरहम, जो कि निश्चित तौर पर उस लेवल की प्लेयर है कि इनका बैटल देखने की जरूरत है नहीं, फिर भी एलाना किंग पर इन्होंने विकेटें दी हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये तो कप्तान है, उस कप्तान की भी सेफेस्ट ऑप्शन है। तो ओवरऑल अगर आप फॉर्मेशन देखें तो गुजरात जायंट्स की टीम थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ती है, लेकिन उसी में परफॉर्मेंसेस देखें पास्ट की तो निश्चित तौर पर वहां पर दिल्ली की टीम आगे दिखाई पड़ती है। तो काफी हद तक बैलेंस मैच यहां पर हो सकता है, लेकिन उसमें टॉस कौन सी टीम जीतेगी उस पर भी काफी सारी बातें डिपेंड करेंगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है, वहां पर आपको पिच के बारे में, ओस के बारे में और अपनी मेरी फाइनल टीम के बारे में सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा जो चैनल आप देख रहे हैं। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसको यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।